चालू हम्म, लाइव है सर। रेडी? बस सर रेडी। ओके, दोनों रन कर दिया ना? नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के मुलाकात एवं संवाद करके मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अतिथि हैं हमारे श्री रमेश राजपूत जी, जो इस समय भोपाल निवास करते हैं। मूलतः हमीरपुर राठ के निवासी हैं और वे शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही वो आज जानकारी आपको देंगे सोलर ऊर्जा से मिलने वाली सब्सिडी, उसकी गवर्नमेंट की योजनाओं की, उसमें किसान स्वयं की भूमि पे कैसे बिजली का उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं अन्य कंपनियों से। ये सब जानकारी आज श्री रमेश राजपूत जी देंगे। रमेश राजपूत जी अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे, अपने कृतित्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में भी बताएंगे। फिर उनका विषय सोलर ऊर्जा भी होगा और शिक्षा भी। तो मैं श्री रमेश राजपूत जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वंदन है, अभिनंदन है श्री रमेश राजपूत जी। धन्यवाद। जयवंती जय लोधेश्वर। जागो लोधी समाज के माध्यम से मैं रमेश राजपूत आपको एक योजना के बारे में संवाद कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा समाज है जो ज्यादातर कृषि व्यवसाय से जुड़ा है, एक समाज है, परंतु ये ज्यादा लाभकारी व्यवसाय नहीं है। ज्यादातर किसान परेशान रहता है किसी न किसी कारण से। इसीलिए मैं एक योजना के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से किसानों के लिए ही ये योजना लाई गई है, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का ये काम है। इस योजना का नाम सेंट्रल में पीएम कुसुम योजना ए श्रेणी, एक पीएम सोलर पंप की योजना है, वो अलग है। ये योजना जो है पीएम कुसुम आ योजना है, मतलब ए योजना भी कह सकते हैं। इसमें अलग अलग राज्यों ने अपने पोर्टल में किसानों से आवेदन मांगे हैं। तो जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ से लेके 10 एकड़ तक, वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य में इसका अपना अलग पोर्टल है, जिसमें आप आवेदन के पात्र आवेदन अपना किस ढंग से करना है, कैसे करना है, वो किया जा सकता है। अच्छा, एक ये है कि इसमें किसान जो है, अगर उसके पास 2.5 एकड़ भी जमीन है तो वो 500 किलोवाट के लिए अपना आवेदन कर सकता है। यदि 5 एकड़ जमीन है तो 1 मेगावाट के लिए आवेदन कर सकता है। यदि 10 एकड़ जमीन है तो वो 2 मेगावाट के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने का ज्यादा शुल्क भी नहीं है। जैसे अपन गवर्नमेंट में अगर विभाग में आवेदन करेंगे तो मात्र 1500 रुपए शुल्क उसका है। मध्य प्रदेश में इसको ऊर्जा विकास निगम संचालित कर रहा है। अब आपको लेकिन अपने ये ध्यान रखना है कि सब स्टेशन से हमारी जमीन की दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा न। ये आपको अपनी जमीन का आकलन करना है कि हमारे जमीन के पास जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर ये सब स्टेशन है, तभी वो आवेदन करेगा। अगर ज्यादा दूरी आएगी तो हो सकता है प्लानिंग में उसका गांव ना हो, लेकिन फिर भी वो
आवेदन करते समय उसको पता चल जाएगा कि मेरा इस प्लानिंग में गांव है, आता है मेरी जमीन की मेरी जमीन नहीं आती है। और इसको जो है आप किसान जो है 2 मोड पर विकसित कर सकता है सोलर प्लांट को। एक तो कहलाता है स्व विकास मोड, जिसमें किसान ऊर्जा संयंत्र खुद लगाता है। अब खुद लगाने का जो 500 किलोवाट का खर्चा है वो केवल 2 करोड़ जाता है। इसलिए किसान के साथ ये समस्या आ सकती है कि भाई इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए भी ये है कि उसको पूरा पैसा स्वयं नहीं लगाना है, उसमें 10% की राशि की अगर वो व्यवस्था कर सकता है या एक किसान समूह बना सकता है या समूह के साथ आवेदन कर सकता है, वो भी पात्र रहेंगे। और इसमें अगर जैसे मान लीजिए 500 किलोवाट का वो आवेदन करता है 2.5 एकड़ जमीन पर, तो ये 20 लाख रुपए उसको बैंक में दिखाने पड़ेंगे। 90% लोन उसको जो है बैंक फाइनेंस कर देगा। ये है। उसी तरीके से 1 मेगावाट में 4 करोड़ का खर्च आता है, 2 मेगावाट में 8 करोड़ रुपए खर्च आता है। जो सक्षम किसान हैं वो स्व विकास मोड पर ही आवेदन करें। किसान नहीं है वो डेवलपर मोड पर भी आवेदन कर सकते हैं। डेवलपर मोड का मतलब ये होता है कि आप आवेदन करिए, आपके पास 10 एकड़ जमीन है या 5 एकड़ जमीन है या 2.5 एकड़ जमीन है, तो वो आवेदन निश्चित करे, क्योंकि फिर ऊर्जा विकास निगम जो है उनको डेवलपरों को आमंत्रित करेगा। आपकी जमीन बताई जाएगी कि यहाँ जमीन है आपकी, उसका भी लाभ किसानों को बहुत ज्यादा, मतलब जो पैदावार होती है उससे तो अच्छा ही मिलेगा। मतलब ये लीज रेंट होगा उसका, जो कि निर्धारित है, अभी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है, वो लगभग 36,400 रुपए 1 एकड़ का 1 साल का रेट निर्धारित किया हुआ है। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आप 2 मेगावाट के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको लगभग 3,65,000 रुपए 1 साल में जो है आपको आपकी जमीन का किराया मिलेगा। और इस ये है कि आप ऐसी जमीन का आवेदन कर सकते हैं जो आपकी है, जिसमें ज्यादा अच्छी खेती नहीं होती, वो जमीन का भी आप आवेदन, वो जमीन दिखा सकते हैं अपने आवेदन में। तो ऐसे भी जो है जिस जमीन नहीं, तो हम तो कह रहे पैदावार भी अगर हो रही है, तो आप ये समझते हैं कि अगर 1 एकड़ का 36,400 मिल रहा है और अगर आप खेती करते हैं, तो निश्चित रूप से कि 1 एकड़ में, मैं भी किसान हूं चूंकि, इसलिए बता रहा हूं आपको कि 1 एकड़ में हम अपनी लागत लगाएंगे, फिर पैदावार करेंगे, तब करेंगे, तो मुश्किल है कि 1 एकड़ में हम 60-70 हजार रुपए की पैदावार कर पाए। जबकि इसमें आपका किराया आपको 36,400, चाहे बरसात हो, चाहे जो हो, चाहे बारिश ना हो, तो भी आपको 36,400 रुपए आपको अपनी जमीन का किराया मिलना ही मिलना है। इसके अलावा आप प्लेट जो लगती हैं सौर ऊर्जा की, तो उसमें जो है वो इतनी ऊंचाई पे लगते हैं कि छोटी फसल अगर आप चाहें तो वो उसके बावजूद भी आप करते रह सकते हैं अपने खेत में। तो ये इसका जो है फायदा। दूसरा, अगर कोई कंपनी विकसित करती है आपके खेत पर सौर ऊर्जा, तो आपको उसके रख रखाव के लिए आपको ही दे सकती है कि भाई O&M जिसको बोला जाता है, मेंटेनेंस, और ये तो मेंटेनेंस का काम भी अगर आपको दे देती है, तो मिनिमम आपको जमीन के अलावा आपको 2 मेगावाट के लिए कम से कम मिनिमम वो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए महीना आपको
उसकी मेंटेनेंस के लिए भी दे सकती है, जिसमें आपकी ये एडिशनल जो बेनिफिट है, जो अलग से आपका फायदा है, वो आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके की योजना है ये। इस संबंध में विस्तृत जो जानकारी है कि कैसे आवेदन करना है, किस ढंग से हमको पता चलेगा कि भाई हमारा आवेदन हो गया है, इसको सही रूप से हो गया है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप मोहन जी से भी ले सकते हैं। दूसरा, आपके ग्रुप एडमिन विजय लोधी जी से भी मिल जाएगी, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके का आवेदन की एक लिंक भी है जो आपको भेज दी जाएगी, जो उत्सुक होंगे कि भाई मैं अपनी जमीन पर ये काम। तो इस संबंध में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है मोहन जी, अगर कुछ क्वेश्चन हैं किसी जिसकी जो स्थापित करना चाहता है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये विस्तृत बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, कई चीजें हाँ नहीं भी समझ में आई होंगी। सर, इसके बारे में थोड़ी ड्रिल में आप ही बताइए, क्योंकि हम लोग को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हम चाहते हैं कि इसके अच्छा, बारे में आप बताइए कि इसमें वो क्या कर सकते हैं सर। ये योजना एक तो सबसे पहली बात पूरे देश के लिए है, कहीं का भी किसान आवेदन कर सकता है, वो चाहे किसी भी राज्य का हो, सभी राज्यों में ये योजना चालू है। एक तो ये है। दूसरा, हर किसान को आवेदन करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अ, भाई आवेदन करने से उसका लाभ तो आपको मैंने बता ही दिया कि भाई क्या लाभ इसमें उन किसानों को मिलेगा। दूसरा, आर्थिक समृद्धि बहुत बड़ी समृद्धि होती है। अगर आर्थिक रूप से हमारा समाज और हमारा किसान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से वो फिर अन्य क्षेत्रों में भी पैसे की आर्थिक आजादी हर समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस संबंध में हमारी तरफ से जो भी गाइडलाइन होगी इसमें आवेदन करने के लिए, वो बराबर जो है दी जाएगी। क्योंकि मैं अभी खुद भी 10 मेगावाट का एक पावर प्लांट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, जो कि बुंदेलखंड एरिया में है। तो बाकी बैंक फाइनेंस में भी अगर जैसे मान लीजिए मदद की आवश्यकता होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो रहेगी, वो सब हम लोग मदद करेंगे। मैं हुआ, मोहन जी हुए, ये हम सभी लोग मदद करेंगे अपने समाज की। तो इस संबंध में सर किसी भी प्रकार का कोई और भी व्यवधान आता है तो वो भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सर हमारे हमारे ग्रुप के सर एक सदस्य हैं विजय लोधी राजपूत, वो जी कौशाम्बी जी रहने वाले हैं। कौशाम्बी में इस प्रकार का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो वो आपसे संपर्क किस प्रकार कर सकते हैं और उसका जानना चाहते हैं, इसके माने संपर्क कैसे कर सकते हैं और उसमें कितना खर्चा वगैरह आएगा, उसका डिटेल ले चाहते हैं सर। देखिए, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का मामला है ना, जी सर। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अभी इसी संबंध में मेरी माननीय विजय, वो अब हमारे विधायक जी हैं एटा के, डेविड जी, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार मैं तुमको सब स्टेशन की लिस्ट वहां की दे दूंगा, तो कि किन किन सब स्टेशन पर ये कौन कौन से गांव आ रहे हैं। तो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का भी हम देख लेंगे, इनका गांव किस आता है हर गांव में ये योजना, मतलब हर सब स्टेशन में, गांव में नहीं, हर सब स्टेशन में अगर उनके नजदीक इनका आता होगा तो ये विकास कर पाएंगे। अब तो ये विकास कर पाएंगे। और इस संबंध में संपर्क करने के लिए मैंने मेरा नंबर आपके पास से मिल जाएगा, और मैं मोहन जी से भी मिल जाएगा। तो कौशाम्बी में भी ये हर जगह स्थापना कर सकते हैं। इनको ये तय करना है कि इनकी जमीन, इनके पास कितनी जमीन है और कितने मेगावाट के लिए इनको आवेदन करना है। ठीक है, और कुछ हो क्वेश्चन तो बता।
तो जी मेरा एक प्रश्न था कि समतल जमीन जी और जी थोड़ी उबड़ खाबड़ हो तो उसमें कुछ एरिया में परिवर्तन करना पड़ता है। नहीं, देखिए क्या है कि अगर समतल जमीन है तो 1 मेगावाट मात्र 4 एकड़ में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन मैंने उसको असमतल भी हो इसलिए 5 एकड़ का मैंने बोला है कि भाई 5 एकड़ जमीन में तो आपका 1 मेगावाट लग ही जाएगा, चाहे वो ऊपर नीचे हो कैसी भी जमीन। तो ये जो है उसमें भी स्थापित किया जा सकता बिल्कुल ठीक है। है। समतल अगर जमीन है अगर हो सकता है और ऊबड़ खाबड़ आड़ी तिरछी हो हाँ तो भी वहाँ सोलर की प्लेट्स लगा के 5 एकड़ में हाँ अधिकतम में हाँ, असमतल होगी तो थोड़ा सा ज्यादा जमीन की आवश्यकता खुद के होगी और बताए खुद के जी 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 आवाज की नहीं आ जमीन रही। में खुद का ऊर्जा संयंत्र लगा के 90% तक का फाइनेंस हो जाता है और स्पॉन्सर से भी जी कुछ जी कंपनियां करती हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी कोई नियामक संस्था नहीं, है क्या? इसमें क्या है कि आप बीच में जो है गवर्नमेंट रहेगी दोनों लोगों के आवेदन में। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी स्थापित करना चाहती है तो वो आपकी जमीन लेगी, लेकिन उसमें माध्यम ऊर्जा विभाग रहेगा, के साथ गलत नहीं होने देगा और ना ही कंपनी के साथ, वो दोनों के बीच में एमओयू होगा। ठीक है ना। और स्व विकास का अलग मॉडल है और कंपनी को देने का अलग मॉडल है। स्व विकास में आपको किसी से कोई वो नहीं है, आपको स्वयं विकसित करना है, उसके लिए आपको फाइनेंस की आवश्यकता नहीं है, ना किसी प्रकार की, मात्र जमीन से आवेदन कर देना है। ठीक है ना। कंपनी के विकास के लिए ये है, और स्व विकास के लिए ही आपको फाइनेंस की आवश्यकता होगी, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आपका जो है वो सब कंप्लीट करवाना पड़ेगी। तो उस माध्यम से बैंक आपको वो दे देगा, क्योंकि 1 मेगावाट में बिजली का उत्पादन 5000 यूनिट पर डे होता है। 5000 यूनिट पर डे, जिसका की रेट फिक्सेशन है 4.5 रुपए, जो कि लगभग 22,000 रुपए पर डे, 22,000 रुपए पर डे की आय है। तो अगर 1 मेगावाट का कोई संयंत्र लगाता है तो 6,60,000 रुपए लगभग उसको मंथली इनकम होती है। तो 6,60,000 1 मेगावाट में। तो जो बैंक फाइनेंस है वो लगभग आपका 4 साल 5 साल में क्लियर हो जाता है। तो इसमें ये नहीं, और इस प्लांट को लगाने की जो ये है 30 साल तक ये प्लांट चलाया जा सकता है, 30 वर्ष तक इसको, और 5 साल में आप इतना वो होगा उसमें कि आप 5 साल में चुका अपना देंगे उसका जो चुका भी लोन देंगे, रहेगा। जो भी लोन। ठीक है ना। अगर आप 10 साल में चुकाना चाहते हैं तो ये है कि उस मोड पर सिस्टम 6,60,000 1 मेगावाट में, इतना बिजली 5,000 यूनिट पर डे, जिसमें 12 लाख, यानी 2 12.5 लाख मेगावाट पे प्रति लगभग महीने 12-13 लाख रुपए बैठेगा 2 मेगावाट में। इसमें ये भी शामिल है कि बरसात के समय में उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये सारा एवरेज निकाला गया है कि 5,000 यूनिट पर डे इस सब के बावजूद भी होता रहेगा। ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो। प्रति माह 13 लाख हाँ, एक 2 एवरेज है मेगावाट। कि प्रति हाँ माह मिलेंगे किसान को। हाँ, मिलेंगे नहीं, तो अच्छी वो योजना है। शासन आप उससे बिजली खरीद लेगा, ये है इतने की। क्योंकि किसान जो है 2 मेगावाट में 10,000 यूनिट बिजली पैदा कर पाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा और है कुछ और मुझे लगता है कि
कि किसी के पास जमीन है, वो पैसा लगा सकता है, तो 10% पैसा लगाना है, 90% उसको ब्याज में हाँ को फाइनेंस मिल जाता है। हाँ हाँ और अगर हाँ पैसा नहीं भी लगाना हाँ, चाहे तो कंपनी तैयार हो जाती है जो पैसा लगा देंगे आपकी जमीन पे। हम्म, और उसमें ऊर्जा हाँ विभाग या ऊर्जा निगम उसमें नियामक बॉडी रहेगी, बीच में जी जी रहेगी। जी 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 बिल्कुल। जी मध्य आ, प्रदेश एक में मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम है। हाँ, और वहां भी अन्य राज्यों में जो भी विभाग होगा, हाँ, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में भी जो है हमको लखनऊ से चल के, अच्छा इसकी कोई मध्य प्रदेश में जरूर लास्ट डेट है इसकी फरवरी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाँ, कोई लास्ट डेट नहीं है इसकी, कभी भी आवेदन किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज और है इसी सौर ऊर्जा से संबंधित, जैसे कोई किसान नहीं है उसके लिए भी एक है कि लोग अपनी छत पर भी लगा सकते हैं। वो गवर्नमेंट जो है नेट मीटरिंग के आधार पर 80% बिजली की बचत, आप 80% अपने बिल में आप अपनी बचत कर सकते हैं। तो ये भी है, छत पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें उसको लाभ केवल ये होगा कि उसका जो बिजली का बिल आता है वो 80% कमाई, 20% मात्र उसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेट मीटरिंग के आधार पर जो है विद्युत मंडल आपसे बिजली लेगा। जो प्रोडक्शन होगा वो वहां चला जाएगा, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वहां चला जाएगा, बाकी आप यूज करते रहेंगे उसका करके। नेट मीटरिंग का एक वो होता है आप करार आपका। अभी सर मेरी ऊर्जा संयंत्र आसानी से उपलब्ध है। जी ऊर्जा संयंत्र आसानी से उपलब्ध है। नहीं, अब आसानी से उपलब्ध हैं ये सारे वो आजकल तो बहुत कंपनियां आ गई हैं इस फील्ड में, लेकिन फिर भी उसको अपने स्तर पर किसान को जानकारी करनी पड़ेगी। अगर ये स्व विकास में जाता है कि हमको या तो हम लोगों से सलाह लेकर, या मान लीजिए वो अपने स्तर पर जानकारी करें कि कौन सी प्लेट सही रहती है, जिसकी की कम से कम 30 साल जिसकी वो है कैपेसिटी है कि 30 साल तक खराब नहीं होगी, और ज्यादा कुछ इसमें रहता नहीं है। मेंटेनेंस भी कोई ऐसा विशेष आता नहीं है, केवल प्लेट की में जो डस्ट जमा होती है बस उसको साफ करने की जरूरत रहती है, ताकि जो बिजली का उत्पादन जो है, विद्युत का उत्पादन अच्छे से हो सके। ये और कुछ? सर यदि घर पे सोलर तो यूए को लगाना है तो हमें कितने एरी की जरूरत पड़ेगी, छत पे लगाना है? जैसे आप घर पर जो है, जैसे आप 1 किलोवाट आपका अगर बिजली का बिल जो है 1000 या 1500 रुपए पर मंथ आता है, तो 1 किलोवाट आपके लिए पर्याप्त रहेगा। जी। ठीक है तो ना, इसमें अगर इससे क्या जाता लगता है। है कि और एक किलोवाट लगाने के लिए आपको मात्र 100 वर्ग फीट जगह छत की आवश्यकता है। 100 वर्ग फुट जगह है, सो खर्चा कितना आएगा इसमें सर? खर्चा यदि इसमें खर्चा इसमें जो है लगभग 50,000 के लगभग आता है। आपका ये भी कैलकुलेशन इस टाइप का है कि आपका जो भी मान लो खर्च लगेगा, वो भी 5 साल में आपका बिजली की इतनी आप बचत कर लेंगे, मतलब इतना आप अपने उसमें बचत कर लेंगे कि वो 5-6 साल में वो आपका पैसा निकल आता। बाकी फिर 20 साल आप ये समझिए कि आपके लिए फ्री है। तो जनरली जैसे 500 वर्ग फीट की छत है तो 5 किलोवाट का लगाना चाहिए। 5 किलोवाट का 2 लाख के लगभग में लग जाता है। और उसकी नेट मीटरिंग कराने के लिए आपको विद्युत मंडल में संपर्क करना पड़ेगा। हालांकि इस संबंध में कुछ सब्सिडी भी गवर्नमेंट की ये सब हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके इधर से ही लेना पड़ेगा, तो उसमें फर्क फिर वो खत्म कर देता है। उतना पैसा वो बढ़ाए हुए होते हैं कि जो हमको सब्सिडी मिलती है वो लगभग आप आम मार्केट से खरीदें या सब्सिडी के माध्यम से लगभग वही बैठ जाता है।
थोड़ा बहुत ही अंतर आया था। नहीं तो इस संबंध में विद्युत मंडल की भी योजना है कि 1 किलोवाट का संयंत्र लगाने पर हम 37,000 जो है आपको पे करेंगे सब्सिडी पर किलोवाट। हेलो हेलो मोहन सर, सर आप सर एक विश्वविद्यालय माने कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी की सीरीज भी आप चला रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ अवगत कराइए कि कैसे खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर। तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित अपना सारा हो गया, तो अब फिर उस विषय पर आए। हाँ सर, सौर ऊर्जा के संबंधी कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर मैं। हाँ आप पूछ लीजिएगा। तो बाकी आप अब फिर अपन एजुकेशन पर आते हैं। जी सर। मैं स्वयं जो है, जब मैं सागर यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, सागर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं शिक्षा के व्यवसाय में आया। अब व्यवसाय वैसे तो समाज सेवा कहलाती है शिक्षा, लेकिन ये समाज सेवा रही नहीं, इसको व्यवसाय ही बोलेंगे। तो हम लोग जो है उस समय छोटे छोटे इंस्टीट्यूट संचालित करते थे। फिर हमें इसको महाविद्यालय, हेलो हेलो सर हेलो हाँ, वॉइस क्लियर आ रही सर आपकी सर, कंटिन्यू आ करिए। रही है, आ जी रही आ रही। जी सर। तो फिर इसको हम महाविद्यालय के रूप में भी स्थापित करने के समय गए। तो उस समय क्या था कि महाविद्यालय स्थापना के लिए उच्च शिक्षा विभाग जो है किराए की बिल्डिंग में आपको मान्यता दे देता था, और ये कहता था कि भाई आपको 3 साल में या 4 साल में बिल्डिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी। ये ऐसे शुरुआत होती थी। आज के समय में थोड़ा सा महंगा हो गया है महाविद्यालय की स्थापना करना, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में अभी भी आप किराए की बिल्डिंग में आप महाविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जमीन भूमि हो, जो कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के क्षेत्र में जिसका कि वो बदल जाता है। जैसे आप नगर निगम क्षेत्र में हैं तो 2 एकड़ जमीन बहुत है। अगर नगर पालिका में है तो लगभग 5 एकड़ जमीन अगर आपके पास है तो आप महाविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। तो 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, बिल्डिंग भले ही आप किराए की लो, और बाकी फॉर्मेलिटी जो रहती हैं आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ये हैं कि आजकल प्रोफेशनल कॉलेज जिसको बोलना चाहिए, उसमें अगर आपको जाना है तो जैसे नर्सिंग और बैचलर फिजियोथेरेपी, बैचलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और एक्सरे टेक्नीशियन, इस फील्ड के कॉलेजों में अगर जाना है तो उसमें आपका लाभ ज्यादा है, क्योंकि इसकी सीट भी आसानी से भर जाती हैं और फीस भी अच्छी होती है। तो इस फील्ड में जाने के लिए अभी कई क्षेत्रों में ये किया गया है कि अगर आप अगर स्थापना करते हैं तो आपको 100 बेड के हॉस्पिटल की, स्वयं के हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी। लेकिन नियमावली में संशोधन भी है। अनुसूचित जाति जो जिले हैं और अनुसूचित जनजाति जो जिले हैं, तो वहां जो है अभी छूट है। अब वहां अगर कोई व्यक्ति स्थापना करना चाहता है तो बड़े आसानी से कर सकता है। वो मात्र स्वयं का 100 बेड का हॉस्पिटल ना बनाकर वो संबद्ध, किसी भी हॉस्पिटल से संबद्ध होकर भी महाविद्यालय की स्थापना कर सकता है। ये ऐसे, और यूनिवर्सिटी एक थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। इसमें 25 एकड़ जमीन का स्वयं की होनी चाहिए, और फिर उसमें वो जो काउंसिल की कुछ कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एमबीए, इनको छोड़कर अगर वो पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना मात्र बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सब चीजें, और बीबीए, बीसीए, एमए,
ये सब अगर वो डालना चाहता है तो उसको 25 एकड़ जमीन कर 1 लाख स्क्वायर फीट भी अगर उसका कंस्ट्रक्शन कराता है तो यूनिवर्सिटी की स्थापना वो कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी का लेवल है। और महाविद्यालय की स्थापना के लिए अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिले हैं जो, उनमें स्थापना करेगा। इसीलिए मैं झारखंड में काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो रांची जो है अनुसूचित जनजाति डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए वहां अभी आपका स्वयं का हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने एक किराए की बिल्डिंग ली और वहां अभी पिछले साल ही शुरुआत कर दी, जो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं, 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए में ना, और 1 साल की फीस में आपका सारा बराबर, क्योंकि 60,000 फीस, 80 सीट, पहली साल ही 50 लाख रुपए आपके पास आ जाते हैं, जो कि आपने खर्च किए 20 से 25 लाख, जो कि आपका पहले साल ही निकल आता है। फिर आप आगे फ्यूचर में जाके अपनी स्वयं की बिल्डिंग बना सकते हैं, स्वयं का हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप की जा सकती हैं। ठीक है। और शिक्षा से संबंधित जो भी वो रहेंगे क्वेश्चन या कोई आवेदन करना चाहता है तो उस संबंध में भी हमारी तरफ से पूरा गाइडेंस किया जाएगा। ठीक है। और कुछ मोहन जी बताएंगे? आप किस किस तरह के शिक्षण संस्थान अभी चला रहे हैं? मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में भी आप रन कर रहे हैं। तो शिक्षण का जो संस्थान है, आपने बताया कि मेन फोकस ग्रेजुएशन वाले हमारा भी। जी जी बताएं। मेन फोकस हमारा हेल्थ से रिलेटेड जो भी है कोर्स, जैसे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, और पैरामेडिकल में बैचलर फिजियोथेरेपी, बैचलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, तो इस डिप्लोमा फार्मेसी, इस तरीके के संस्थान काम करा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की मांग, हेलो जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा अभी भी स्टाफ की बहुत कमी है। अभी आपने कोरोना काल में ही देखा होगा कि सहायक चिकित्सकों, मतलब कहना चाहिए, बहुत स्टाफ की आवश्यकता थी। इसे आप देखेंगे कि हमारा ही समाज बालाघाट में सबसे ज्यादा नर्सिंग किए हुए बच्चे हैं, कोई भी अपने घर पर नहीं, सभी कहीं ना कहीं जॉब में। तो इस नहीं खोलना चाहता वो अपने बच्चों को साइड कोर्स कराए, इसमें आसानी से बिल्कुल, इसमें आसानी से लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं और खुद का काम भी, वो खुद की लैब खोल सकते हैं, खुद के अपने काम कर सकते हैं खुद। लोग। हाँ, ये तो क्या है कि फॉरेन में बहुत मांग है बीएससी नर्सिंग। अब हमारे इधर से निकले हुए कम से कम नहीं तो 30-40 बच्चे फॉरेन पहुंच गए हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। और आज लोगों में ये पहले धारणा थी कि हम ये नर्स नहीं बनाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से ज्यादा अब जो है बीएससी नर्सिंग लड़कियों से ज्यादा लड़के करने लगे, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, क्योंकि एजुकेशन में भी तो उनको जॉब मिल रहा है, एजुकेशन में। और हम खुद अपने टीचर को जो एमएससी नर्सिंग है 60,000 हम प्राइवेट होकर भी उनको जो है पर मंथ पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लड़कों के लिए नहीं है, दोनों लोग कर सकते हैं इसको। ऐसे ही लैब टेक्नीशियन वगैरह ये सब भी इसी टाइप के कोर्स हैं। तो ऐसे रोजगार मूलक कहना चाहिए कोर्स। इंजीनियरिंग से ज्यादा पॉपुलर ये इनको जॉब ओरिएंटेड। जो नर्सिंग वाले आपने बताया और मेडिकल से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित, ये पैरा मेडिकल का आपने बताया, तो इसके आपके अपने संस्थान कहाँ पे हैं और किस किस तरह के कोर्स वो रन कर रहे हैं?
ये सभी जगह है हमारे झारखंड में रांची और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और मध्य प्रदेश में सतना, ये सभी जगह। कोर्सेज कौन कौन से होते हैं मुख्यतः? सारे थोड़ा कोर्सेज अगर बता देंगे। बताया ना मैंने, जैसे एक तो बीएससी पोस्ट बेसिक होती है, जो जीएनएम करने वाले एडमिशन लेते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 साल का होता है, जीएनएम होता है वो 3 साल का होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिसको बोलेंगे। एक एएनएम होता है, वो क्या है कि जैसे 8 कॉमर्स के बच्चे हैं एएनएम कर लेते हैं, क्योंकि उनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन फ्यूचर में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का कुछ ऐसा प्रावधान आने वाला है कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आप 12th किए हैं तो भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। फिर बीएससी नर्सिंग, फिर एमएससी नर्सिंग, एएनएम, ये जीएनएम और डिप्लोमा फार्मेसी। तो ये इस टाइप के कोर्सेज हैं। लोगों को ऐसी धारणा है कि ये कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा फीस के बारे में बता दें और समय के बारे में भी एक बार हमारा बता दें। समाज है तो हमारा समाज है जो ओबीसी में आता है, तो ओबीसी वालों के लिए तो स्कॉलरशिप का प्रावधान है। मान लीजिए बीएससी नर्सिंग की फीस 60,000 होती है, तो आपको 40-45 हजार के लगभग तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। 40-45 हजार स्कॉलरशिप मिल गई, अब 15,000 रुपये आपको उससे लगा। लेकिन अगर कोई लोधी समाज का बच्चा है तो हम तो मात्र स्कॉलरशिप में उसको पढ़ा देंगे, हमारी तरफ से बहुत बढ़िया, वो छूट रहेगी। हम तो स्कॉलरशिप में ही उसको पूरा, मतलब अलग से उसको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा ऐसा? हाँ, उसको अपना रहने खाने का खर्च उठाना पड़ेगा। अच्छा। बाकी सब कुछ बाकी चीज का ये जो 40-45 हजार रुपए का आप बता रहे हैं स्कॉलरशिप मिलती है, 60,000 रुपए फीस है, ये कितने समय की? 1 साल का है ये? 1 साल की। अच्छा, और कोर्स कितने समय का होता है? ये बीएससी नर्सिंग 4 साल का। अच्छा, मतलब ये है कि अगर बच्चा अपने यहाँ पढ़ता है तो उसको सिर्फ रहने खाने का देना है और फीस लगभग वो उसकी जो स्कॉलरशिप है उसमें एडजस्ट हो जाएगी, वही हो। केवल ये बहुत ओबीसी एससी एसटी ही को है स्कॉलरशिप, जनरल के लिए नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज भी आप रन करते हैं या ग्रेजुएशन के कुछ और मेडिकल के अलावा भी? मेडिकल के अलावा जैसे हमारा बीबीए है, बीसीए है, इस टाइप के हैं, एससी है, एमएससी है, बीकॉम है, ये सब हैं, जनरल लोग करते रहते हैं। हाँ। हमारे समाज के बच्चों को थोड़ा जागरूकता का, मुझे लगता है अवेयरनेस का थोड़ा कमी या अभाव है, तो इसके कारण वो इस तरह के कोर्सेज से बचते हैं। अब ऐसे कोर्सेज जिससे मिलती है रोजगार मूलक उसकी भी एक श्रृंखला हम लोग चलाने का इरादा। तो आप ऐसे इसके अलावा भी, जैसे आपके यहाँ जो कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी आपकी निगाह में और कौन से जो भी करने से आसानी से नौकरी मिल जाएगी, आसानी से काम धंधा अपना व्यक्ति खड़ा कर लेगी? अब देखिए, करने के लिए मध्य प्रदेश के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो नीट में उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है, कम नंबर आते हैं, तो भी वो प्राइवेट कॉलेज से कर सकता है। अगर मेधावी छात्र है तो उसका पूरा पैसा सरकार देती है। मेधावी छात्र कोई फीस उसको अपनी जेब से पे नहीं करना है। इसके अलावा बैंक फाइनेंस देता है, कितनी किस्त पिता को नहीं देना है, उसकी नौकरी लगने के बाद उसको खुद ही देनी है। तो एमबीबीएस भी कर सकता है। अभी मंडला का एक साधारण किसान का बच्चा, लोधी समाज का, वो जेके नर्सिंग से, जेके हॉस्पिटल और क्या कहना चाहिए, जेके मेडिकल कॉलेज से कर रहा है। वो साधारण किसान का बच्चा है, उसने जो है मुख्यमंत्री मेधावी योजना के तहत पूरा उसको फाइनेंस और ये सब जो है सरकार कर रही है।
तो योजना की जानकारी ना होने के कारण हम लोग डरते रहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, इसमें तो इतनी फीस है, ये हमारे बस का नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए सही जानकारी अगर मिले उसको, तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। सारी चीजें पॉसिबल है, कुछ भी कर सकता है। MBBS भी कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है, मैं तो बता रहा हूँ, सभी बच्चे कर सकते हैं भाई। वो नीट में लेकिन क्वालिफाई होना उसको जरूरी है, बस इतना। और क्वालिफाई 720 मार्क में 150 नंबर अगर उसके हैं तो क्वालिफाई है। लेकिन एक सही रूट और सही मार्गदर्शन अगर मिले तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। आप ठीक जानकारी दी कि हर व्यक्ति कर सकता है और अपना रोजगार कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इससे क्या संभावना है, आपको क्या लगता है? शिक्षा के क्षेत्र में कोई और लोग आना चाहें तो वो उनके लिए क्या संभावना है? किस तरीके से आना चाहें? जैसे आपने कॉलेजेस खोले हैं और शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, इसमें क्या संभावना है? रोजगार की क्या संभावना है और खुद खोलें तो क्या संभावना है? देखिए क्या है कि अगर खुद के समाज के ज्यादा शिक्षा संस्थान होंगे तो लोगों में जागरूकता जल्दी आएगी। बच्चों में रहेगा कि भाई मैं वीरांगनावंती बाई में पढ़ रहा हूँ, मैं स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। और वहाँ हम बच्चों को ज्यादा अच्छे ढंग से तैयार कर पाएंगे। और स्वयं जो व्यक्ति खोलना चाहता है, सक्षम है, उसके लिए हमारा पूरा मार्गदर्शन रहेगा। और शिक्षा ही व्यक्ति को आगे ले जा पाएगी, समाज को। ये बहुत जरूरी चीज है। हम लोग अगर कहीं पीछे रह जाते हैं तो उसके पीछे मूल कारण शिक्षा ही है। और आर्थिक आजादी नहीं है हम लोगों को। विजय भाई, आपके क्वेश्चन और देंगे कुछ? हाँ सर, कुछ मैं सामाजिक क्वेश्चन सर से पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि लोधी समाज उस गति से तरक्की नहीं कर सका जितना अन्य समाज। इसका आपको क्या रीजन नजर आता है, इसके उपाय क्या है इसको दूर करने के? देखिए क्या है कि हम लोग कृषि से जुड़े रहे हैं, तो हमारे इधर बच्चों को क्या है कि एक ऑप्शन देते रहते हैं हम लोग। सबसे बड़ी चीज तो ये होता है कि भाई हम लोग जब पढ़ते थे तो बोले यार पढ़ोगे नहीं तो चलो हर हाँको बोलने लगते थे। तो बच्चे को क्या लगता था कि बस अब मेरे को ऑप्शन मिल गया एक, हल हाँको बोले। तो हमको ये ऑप्शन नहीं बच्चे को देना, हमको ये कहना है कि बेटा पढ़ने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता है नहीं, तेरे को पढ़ना ही है। हमको कृषि से जुड़े होने के कारण सबसे ज्यादा हम पीछे इसी वजह से गए। और जिसके पास कुछ नहीं था, जो बस पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उनके पास और कोई साधन था नहीं आय का, इसीलिए वो आगे बढ़े, नौकरियों में आए, भिन्न भिन्न जगहों में गए। हमारे इधर सबसे ज्यादा तो ऑप्शन पैदा रहे कि अरे चलो खेती है, हमारा क्या है, खेती कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो ऐसे ऑप्शन पैदा करके बच्चों को हम नहीं आगे ले जा पाए। और जिन जिन समाज के पास कृषि नहीं रही, वो समाज आज बड़ी नौकरियों में है और बड़ी बड़ी जगह है। सर हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बन रहे हैं सर, तो ये समाज के लिए सकारात्मक है नकारात्मक है सर? अगर उनका काम करने के तरीके पर निर्भर है भाई। संगठन कितने भी बने, अगर उनकी सोच सकारात्मक है तो ठीक है। अगर मान लीजिए वो सोच सकारात्मक नहीं है, भाई कोई पॉलिटिकल अपना वो करने के लिए समाज का संगठन बना रहा है, लाभ के लिए है, तो ऐसे संगठनों को पहचानना चाहिए कि ये व्यक्तिगत लाभ चाह रहा है वो संगठन बना के, या समाज के लिए चाह रहा है। तो ऐसी सोच सकारात्मक है तो संगठन कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोच नकारात्मक है
तो फिर ऐसे संगठनों का कोई फायदा नहीं। सर समाज में एक मांग उठ रही है कि लोधी समाज की मांग उठ रही है कि एक समाज, एक संविधान, एक संगठन। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ तो क्यों सर? एक समाज, एक संविधान, एक संगठन। नहीं है तो होना तो ऐसे ही चाहिए, होना तो ऐसा ही चाहिए कि एक ही संगठन हो भाई। एक ही संगठन होगा तभी हम अपनी ताकत किसी को बता पाएंगे। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो या मान लीजिए किसी भी दृष्टि से, तभी हम अपनी ताकत दिखा पाएंगे। लेकिन ऐसा मांग उठे और उस पे कितना कार्य रूप में परिणत हो पाएगा, इसके लिए बड़ा सोचने की बात है। और इसके लिए तो फिर हमारे जो और लोग हैं इस फील्ड में काफी अनुभव प्राप्त हैं जिनको, वो लोग अगर ऐसा चाहें और ऐसा करें तो अच्छा ही रहेगा। सर सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या कदम उठाया जाना चाहिए जिससे हमारा समाज तरक्की कर सके सर? देखिए, सबसे पहले तो कौशल विकास के छोटे-छोटे कोर्स भी लोगों को करना चाहिए। कौशल विकास में जैसे महिलाएँ हैं, अगर वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तो उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग होके घर से ही बहुत से ऐसे काम हैं, अंतर्गत आते हैं। अब चाइना है जो, वो घर में ही अपना मोबाइल बना लेती हैं, महिलाएँ हों, बच्चे हों, सब बना लेते हैं। तो हमको कौशल विकास की तरफ जाना चाहिए। तो जो गैर पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को कौशल विकास की तरफ जाना चाहिए और सक्षम बनना चाहिए। जो एजुकेशन में थोड़ा आगे आ गए हैं, उनको ऐसे रोजगार मूलक कोर्स करने चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, तो वो लोग अपने स्तर से आगे आएँ। बाकी गाँव में भी ऐसी सुविधाएँ अगर समाज के द्वारा पहुँचाई जाएँ कि भई छोटे-छोटे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जाएँ, गाँव में भी, कि भई ये ट्रेनिंग दी और ये आप करोगे, ये बनाओगे तो हम लेंगे, हम बेचेंगे, आपको ये। तो इस ढंग के अगर प्रोग्राम अगर किए जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर लोधी समाज कृषि प्रधान समाज है सर। तो लोधी हुँ, समाज तो हमारी जो सामाजिक संगठन है सर, वो लोधी समाज जी। सामाजिक संगठन कृषि को उन्नत कृषि प्रदान करने के लिए, उन्नत कृषि को बताने के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है? या हमारे संगठन को क्या करना चाहिए इस समय? नहीं, अब अपने ही समाज के जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनको उनसे उनका आप सत्र रखें, उनसे कृषि से जुड़े जो भी बिज़नेस व्यापार हैं, तो उनसे लाभ उनको पहुँचाएँ। एग्रीकल्चर के बारे में तो मैं उतना नहीं बता पाऊँगा, पर हमारे ही संगठन में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आशा उपवंशी जी हैं और अभी एक डीपी राजपूत हैं, उन लोगों के सत्र रखें आप, एग्रीकल्चर से संबंधित वो लोग जानकारी दे पाएँगे, जिससे विकसित हो सके कृषि का भी विकास हो सके। मोहन सर कोई और क्वेश्चन सर आपके सर? मोहन सर, कैलाश जी आपका कोई क्वेश्चन सर? रमेश जी, आज की स्थिति में खास तौर पे समाज आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेके थोड़ा आपका जो विजन हो, जो भी विचार हो, थोड़ा बताएं। क्योंकि आपने भी हमीरपुर राष्ट्र के गांव से आके भोपाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बल्कि पूरे देश में तमाम शिक्षण संस्थान, तमाम व्यावसायिक संस्थान, जैसे एनजीओ, स्कूल हो, कॉलेज हो, काफी सारी चीजें शुरू की है। तो एक आम व्यक्ति समाज का वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, क्या उसको सोच रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा बताएं। देखिए, मेरे दोनों सत्र आर्थिक आज़ादी की तरफ ही ले जाने के थे। एक तो जो मैंने सौर ऊर्जा का बोला और दूसरा जो है कॉलेज स्थापना और इस संबंध में बोला। तो मेरे दोनों सत्र आर्थिक आज़ादी की तरफ ही बढ़ाने के लिए हैं। तो दूसरा और आपका क्या था? और क्या बोले आप? थोड़ा-सा मैं आर्थिक आज़ादी का ही मेन वो था। तो ये दोनों ही काम करना चाहिए। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को अपडेट रहना चाहिए। सबसे पहले तो
उसको मैं कई फील्डों में काम नहीं भी करता हूं, तो भी मेरी एक आदत में मैंने अपनी शामिल किया है कि डेली पेपर पढ़ना और उसके सारे टेंडर पढ़ना कि क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ किस चीज का काम होना है। तो मैं नहीं भी करता हूं तो मैं लोगों को भेजता हूं जो उस फील्ड में कार्यरत हैं कि यार ये तुम्हारा ये निकला है, ये निकला है। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अपडेट, स्वयं को अपडेट रखना कि भाई कुछ भी काम चल रहा है तो कैसे चल रहा है, कहाँ, ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने पास होनी चाहिए। जिसका माध्यम अखबार हो सकता है और भी पेपर, मान लीजिए पत्रिकाएं हो सकती हैं, ये सब हो सकती हैं। दूसरा, मोबाइल ही एक बहुत बड़ी जानकारी का अब तो एक वो है। तो लोगों को अपडेट रहना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया और आप इवन रेलवे में भी काम करते हैं, तो ये बात तो सही है कि तभी तो जितनी जानकारी होती है। मैं हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अपडेट रहना है कि भाई आखिर कोई अग्रवाल या गुप्ता या मान लीजिए जैन साहब क्या बिजनेस करते हैं, ये आपको भी जानने की क्यूरियोसिटी बनानी पड़ेगी कि आखिर ये क्या काम करते हैं, क्यों इनके पास है। तो आपको करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये करते क्या हैं, कैसे इसमें लाभ कमाते हैं, कैसे क्या। जब आपके पास बहुत सारी जानकारियां आएंगी तो आप अपने लिए भी कुछ निश्चित रूप से चुनाव कर पाओगे। जरूरी नहीं है मोहन जी, जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति के पास पैसा हो, जी वो जी। कोई भी चीज चालू करने के लिए जरूरी नहीं है आदमी के पास पैसा ही होना चाहिए, लेकिन उसको अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत से काम ऐसे हैं जिसके लिए मामूली पैसे 10-20 हजार से भी आदमी शुरू कर सकता है। मैं तो 100 रुपए से शुरू करके कर 100 रुपए से करके जो भी किया है मैंने किया है। तो ये है, और समय समय पर और भी बहुत अगर बढ़िया। लोगों को इस संबंध में जिज्ञासाएं रहेंगी तो वो हम लोगों से बात करता रहे। और अखिल भारतीय लोधी महासभा एक ऐसा केंद्र भी बना जो कि हम लोगों को रोजगार कैसे कैसे कहाँ से पैदा होंगे, कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, उसकी एक विंग भी बना के लोगों को बताने का काम है। बिल्कुल, मुझे लगता समझिए है ना। आपको सुनने के बाद और आपके विचार जानने के बाद और आपकी सफलता का जो सफर रहा है इसके बारे में जानकर और सुनकर मुझे लगता है हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से वो लोग भी इस दिशा में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने न केवल उनको नौकरियों के ऑप्शन बताए हैं, कौन से कोर्स करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या काम धंधे और कैसे करना चाहिए, किस तरह जागरूक रह के अखबार पढ़ना चाहिए, अपने नेट का, मोबाइल का इस्तेमाल क्या कैसे करना चाहिए, आपने पूरा बताया, बहुत सिलसिलेवार बताया। एक रोड मैप बताया कि एक 100 रुपए के मात्र लेके निकलने वाले एक व्यक्ति ने इस तरह का बड़ा एक साम्राज्य, शिक्षण का, एक व्यापार का, एक व्यवसाय का, एक उद्योग का कैसे खड़ा किया, ये करके आपने बताया है। मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत ज्यादा उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण रही है और निश्चित रूप से हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, हमारे अपने लोगों का बल, आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो इस सही मार्ग पे आगे प्रशस्त हो पाएंगे। मैं एडमिन श्री विजय लोधी जी से आग्रह करूंगा कि वो जुड़े और आज की कार्यक्रम, बहुत उपयोगी कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापन करें मोहन जी, श्री विजय विजय जी। लोधी। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपसे सर। आप हमारे समाज को कैसे देखना चाहते हैं और हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सुन नहीं पाया। आप हमारे समाज को कैसे देखना चाहते हैं? भाई समाज को तो हम विकास की ओर देखना ही चाहेंगे कि समाज जो है जितना आगे से आगे बढ़े उसमें लाभ सभी का है। और जब हम सक्षम नहीं होंगे, स्वयं सक्षम नहीं होंगे, विकास में हम आगे नहीं होंगे तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं।
तो हम चाहेंगे कि समाज हमारा बहुत प्रगति की ओर जाए और आगे बढ़े। जिससे एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आखिर में समाज में ही एक दूसरे के इधर आना जाना, रिश्ते नाते ये सब होंगे। जब समाज में अच्छे लोग निकल कर आएंगे तो इन सब चीजों का हम समाज को ज्यादा फिर सोचना नहीं पड़ेगा। तो हम तो चाहेंगे कि प्रगति की तरफ जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है सर? युवाओं को तो सबसे पहले शिक्षा की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए और शिक्षा ऐसे जो मैंने अभी बताया उसको मैं दोहराने नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसी चीजें करें, ऐसे कोर्स करें, संविधान की जानकारी लें, कैसे कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को जागरूक करने की उनको जरूरत है सबसे पहले तो। और जो मैंने बताया कि माध्यम, पेपर, अखबार, जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी है वो अपना अंदर वो करें पैदा, और फिर उस दृष्टि से आगे बढ़ें। सर आप हमारे पटल पे आए, मैं जागरूक समाज के 1.5 लाख सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ सर कि आपने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनको शिक्षा संबंधी जानकारी, रोजगार संबंधी जानकारी दी, और एक वेब बताए कि उन्हें हमेशा अपडेट रहना चाहिए और समाज में किस प्रकार से तरक्की कर सकते हैं युवाएं, वही बताया सर आपका। इस पटल पे आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है। ओके सर।